क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अगर मैंने प्रखर को जाने दिया तो क्या तुम सच में मेरे डैड को छोड़ दोगे? बकवास मत करो, जल्दी करो, मेरे पेशेंस का टेस्ट मत करो। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, तुम सोच लो और उसके बाद तुम्हारा फाइनल डिसीजन जल्दी से जल्दी बताओ। जैसे ही रौनक मेहरा के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज जिंदल के चेहरे पर एक भीनी सी मुस्कान आ गई थी। 5 मिनट जब ये शब्द विराज के कान में गए तो उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। यही तो विराज को चाहिए था, 5 मिनट। उसके बाद विराज को और ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली थी। विराज का दिल अंदर ही अंदर सुकून की सांस ले रहा था, लेकिन उस सुकून को विराज ने जरा सा भी अपने चेहरे पर नहीं आने दिया था। उसके दिमाग में उसके ख्याल एक अलग ही लड़ाई का माहौल बना चुके थे, जिसे सोचकर विराज यकीन के साथ कह सकता था कि 5 मिनट बाद जो होगा उसे देखकर मेहरा खानदान जिंदगी भर सो नहीं पाएगा या फिर हमेशा के लिए सो जाएगा। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे रौनक मेहरा एंशियस हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कभी इधर तो कभी उधर देखते हुए वो एक बेहतर डील करने की कोशिश में लगा हुआ था। हे भिखारी, मैंने मेरा माइंड चेंज कर लिया है। मैं तुझे 3 मिनट और देता हूं, क्या तू मुझे यहां से जाने देगा? बोल, जल्दी कर। अभी 5 मिनट से आधे से भी ज्यादा समय बाकी था और रौनक मेहरा ने अपना माइंड चेंज कर लिया था। ऐसी सिचुएशन में विराज को समझ में नहीं आया कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि रौनक मेहरा के बोल अब कुछ और ही दिशा में लेकर जा रहे थे। तेरे बेटे को बोल कि मेरे दोस्त को छोड़ दे, वरना बाद में बोलना मत कि मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश नहीं की थी। डेस्परेट होते हुए विराज को अचानक से याद आया कि अनमोल मेहरा की गर्दन अभी भी उसके हाथ में है। तुरंत ही विराज ने टूटे हुए कॉफी कप के कांच के टुकड़े को उठाया और अनमोल मेहरा की गर्दन पर हल्का सा कट मारा। वो कट ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन उस कट के चलते खून निकलने लगा था और दर्द के मारे अनमोल मेहरा गिड़गिड़ाने लगा था। अपनी जिंदगी को बचाने के लिए आखिर अनमोल मेहरा विराज जिंदल की बात का डिसओबे कैसे कर सकता था? रौनक, इससे पहले कि अनमोल मेहरा अपनी बात रख पाता, रौनक ने तुरंत ही बीच में टोकते हुए कहा, अबे ओ बुड्ढे, तू अपनी स्ट्रेंथ वेस्ट मत कर, मैं तुझे नहीं बचाने वाला। और अब तो जिंदा रहकर भी करेगा क्या? तुझसे कुछ होता जाता तो है नहीं, तू मर गया तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। ये बोलते हुए रौनक मेहरा जोर जोर से हंसने लगा था। अनमोल मेहरा ने सोचा था कि एक टाइगर का बच्चा टाइगर निकलेगा, लेकिन यहाँ तो कहानी ही बदल गई थी। टाइगर का बच्चा एक कुत्ता निकला, वो भी बिना वफादारी का। रिश्तों के समीकरण बदलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इतनी जल्दी रौनक समीकरण बदल देगा ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। खेल पूरा का पूरा बदल गया था, जिसके बारे में विराज ने सोचा भी नहीं था। रौनक मेहरा के मुंह से निकले शब्दों को सुनने के बाद अनमोल मेहरा की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उससे कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने बेटे से ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तुरंत ही अनमोल मेहरा ने अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश देते हुए कहा, तुम सब इस हरामी को जान से खत्म कर दो। अनमोल मेहरा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उसने अपने 6 से 7 बॉडीगार्ड्स को रौनक मेहरा को अच्छे से लेसन सिखाने के लिए बोल दिया था। लेकिन वो अलग बात है कि उसे अपने ही बॉडीगार्ड्स की तरफ से कोई फीडबैक नहीं मिला था। अनमोल मेहरा की दहाड़ में कोई कमी नहीं आई थी। अबे ओ बुड्ढे, तुझे मैंने क्या बोला? अपनी एनर्जी वेस्ट मत कर, ये बॉडीगार्ड्स अब से मेरे हैं, तेरे नहीं। तू इन्हें क्या आदेश देगा? आदेश मैं दूंगा। रौनक ने तुरंत ही बॉडीगार्ड्स को आदेश देते हुए कहा, जाओ और मार दो दोनों को, जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। जैसे ही रौनक मेहरा ने हवा में अपना हाथ उठाया, वैसे ही सारे बॉडीगार्ड्स अनमोल मेहरा और विराज जिंदल की तरफ बढ़ने लगे थे। विराज जिंदल अपनी तरफ बॉडीगार्ड्स को आता देख बिल्कुल भी परेशान नजर नहीं आ रहा था। जब रौनक मेहरा और अनमोल मेहरा एक दूसरे से बात कर रहे थे, तब 5 मिनट का समय खत्म हो चुका था और असली खेल के शुरू होने का समय आ गया था। मनी मन विराज उल्टी गिनती गिनना शुरू कर चुका था कि तभी अचानक से एक तेज दहाड़ती हुई आवाज आई, कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से। और देखते ही देखते काले कपड़ों में राइफल लिए बॉडीगार्ड्स अंदर आने लगे। उनकी तादाद इतनी थी कि उन्हें गिना भी नहीं जा सकता था और उनके सामने रौनक मेहरा के बॉडीगार्ड्स कुछ भी नहीं थे। जिंदल परिवार का पर्सन इंचार्ज मौके पर पहुंच चुका था और अपने साथ इतने आदमियों को लेकर आया था कि रौनक मेहरा का चेहरा देखने लायक था। जब रौनक मेहरा को लगा कि सिचुएशन अब उसके हाथ से निकलने वाली है, तो रौनक मेहरा सुमड़ी में गुमड़ी मारते हुए अपनी नजर बचाकर भागना चाहता था, लेकिन प्रखर गुप्ता अपना बदला कैसे भूल सकता था। जैसे ही रौनक वहां से भागने लगा, वैसे ही प्रखर गुप्ता ने लात का बदला लात से लिया और रौनक को जमीन पर गिराते हुए बोला, सर एक आदमी यहाँ भी है।
इससे पहले विराज ने जिंदल परिवार के पर्सन इंचार्ज को कभी नहीं देखा था। फोन के जरिए ही वो दोनों हमेशा एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते थे। माफ करना जिंदल साहब, हमें आने में थोड़ा लेट हो गया और आपको इस स्थिति में अकेले लड़ना पड़ा। उस आदमी की उम्र कुछ 30 से 35 साल होगी। उसने काला सूट पहना था जो उसके शरीर पर निखर रहा था। सुनहरे रंग के चश्मे में उसकी आंखें खूब चमक रही थी और उन चमकती हुई आंखों में जिंदल परिवार के लिए लॉयल्टी साफ साफ दिखाई दे रही थी। ओह, आई एम सॉरी, मेरा नाम हैदर है। मैं जिंदल परिवार का पर्सन इंचार्ज हूँ और मुंबई शहर के सारे काम देखता हूँ। हमारी फोन पर बात हुई थी। जब विराज के मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकला तो जिंदल परिवार के पर्सन इंचार्ज ने अपने आप को विराज के सामने इंट्रोड्यूस किया। कोई बात नहीं हैदर साहब, अच्छा हुआ आप समय पर आ गए, वरना तो ना जाने कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते। ये बोलते हुए विराज और प्रखर उस होटल से जाने लगे। तभी अचानक से विराज रुका और उसने पीछे मुड़कर हैदर को देखते हुए कहा, अच्छा हाँ, ये मेहरा ग्रुप मुझे चाहिए, उसे तुम संभालोगे। दरअसल विराज को कमर्शियल मैटर्स के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था और ना ही उसे जानने में कोई इंटरेस्ट था। हालांकि प्रखर गुप्ता से उसे पता चला था कि मेहरा ग्रुप असल में गुप्ता परिवार का होना था, लेकिन अनमोल मेहरा ने गलत तरीके से गुप्ता परिवार से हर चीज छीन ली थी। विराज जानता था कि अभी अगर उसने मेहरा ग्रुप को प्रखर गुप्ता को सौंप दिया तो वो इतनी आसानी से उसे नहीं लेगा। प्रखर के मन में इस मेहरा ग्रुप को लेकर कई बातें थी, कई यादें थी जो काफी दर्दनाक थी और विराज प्रखर के मन को और परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए विराज ने सोच समझकर मेहरा ग्रुप को संभालने की जिम्मेदारी हैदर को सौंप दी थी और प्रखर के चेहरे पर इस बात का कोई गम नहीं था। विराज, थैंक यू मुझे बचाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरे साथ वैसा ही बर्ताव किया जैसा मैं करती हूँ। आई एम सॉरी, आई होप कि तुम मुझे माफ कर दोगे। जब विराज और प्रखर उस होटल से बाहर निकल रहे थे तब एक लड़की ने विराज का रास्ता रोका और उसके बाद माफी मांगने लगी। कौन थी वो लड़की? कृतिका। क्या तुम्हें ये सब जानवी ने बताया? केवल जानवी ही थी जो इस पूरी स्टोरी को जानती थी। कृतिका जो अभी इतना सिंसियर बनकर विराज के सामने आई थी, ऐसा लग रहा था जैसे जानवी ने उसे सब कुछ बता दिया है। लेकिन विराज ने कृतिका के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, क्योंकि जानवी के कहने पर और एक लड़की होने के नाते विराज ने कृतिका की मदद की थी। कृतिका से एक्सपेक्टेशन जीरो ही थी, लेकिन कृतिका ने विराज की आंखों को खोल दिया था। एक लंबे स्ट्रगल के बाद आखिरकार विराज ने अपने आप को कृतिका से बचाया और जानवी का फेवर लौटाते हुए वहां से विदा लिया। होटल में जो भी कुछ हुआ उसके बाद विराज और प्रखर दोनों का ही शरीर अकड़ने लगा था। दोनों पहले एक अच्छे मसाज सेंटर में गए और रिलैक्स्ड होने के बाद विराज प्रखर को अपने ही घर ले गया था। अब बाहर के बिजनेस और किसी और से मैटर करने की ताकत दोनों के पास ही नहीं थी। घर पहुंचते ही दोनों घोड़े बेचकर सो गए थे। ट्रिंग 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 ट्रिंग। अगली सुबह विराज का वही पुराना नोकिया मोबाइल बजने लगा। विराज गहरी नींद में था, लेकिन जब उसके मोबाइल का बजना शांत नहीं हुआ तो विराज अपनी नींद से उठा और गहरी नींद भरी आंखों के साथ उसने अपना फोन उठाया। विराज, तुम्हें बताने के लिए मेरे पास एक बुरी खबर है। शोभराज जिंदल की आवाज फोन से बाहर आने लगी थी। इससे पहले कि विराज आगे कुछ बोलता, शोभराज जिंदल ने बोलना चालू रखा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वो बात तुम्हें फेस टू फेस ही बताऊंगा, आज दोपहर 2 बजे। विराज को उसके पिता कौन सी बुरी खबर बताना चाहते थे, इससे विराज को कोई तकलीफ नहीं थी। विराज को घर से भागे हुए 13 साल हो गए थे। उसके बाद से विराज का घर अनाथालय ही था। विराज ने पीछे मुड़कर कभी भी अपने परिवार को नहीं देखा था। अनाथालय में उसकी बहन शालिनी से जब उसकी मुलाकात हुई तो उसकी दुनिया का नया सितारा बस वही थी। बस वहीं से विराज की जिंदगी में एक नया मोड़ आया था। कई साल विराज उसी मोड़ के सहारे चला, लेकिन अब उसे पता चला कि वो मुंबई के सबसे अमीर और पावरफुल शमशेर जिंदल का पोता है, तो उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या उसे घर से भागना नहीं चाहिए था, या फिर क्या शोभराज जिंदल के साथ विराज के संबंध अच्छे नहीं थे? एक 4 से 5 साल का लड़का आखिर अपने घर से क्यों भागा? क्या वजह रही होगी? क्या विराज की जिंदगी में वापस उसका अतीत आने वाला था? खैर, ये सारी चीजें तो बाद में देखी जाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल शोभराज जिंदल ने दोपहर में अपने बेटे से मिलने का प्लान बना लिया था और इसकी वजह से विराज पूरा लॉस्ट हो गया था। 13 साल बाद वो अपने पिता से मिलने वाला था। ये मुलाकात अब एक बेटे या बाप की हो या फिर एक चाचा भतीजे की, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। शोभराज जिंदल अपीयरेंस के मामले में खासी अटेंशन रखते थे।
अब चूंकि वो विराज से दोपहर में मिलना चाहते थे, तो विराज को कुछ अच्छे डिसेंट कपड़े खरीदने की जरूरत थी। हालांकि विराज को ये सब पसंद तो नहीं आ रहा था, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके पिता उसे एक अच्छा खासा लेसन देंगे। इससे अच्छा है भैया राजा बाबू बनकर जाओ। आखिर शोभराज जिंदल इतने सालों से कहां थे? विराज के घर से भागने की असली वजह क्या थी? वो कौन सी बुरी खबर थी जो शोभराज जिंदल विराज को देना चाहते थे? क्या 13 साल बाद एक बाप बेटे का प्यार जाग उठेगा, या फिर विराज को अपनी अतीत की गहराइयों में ले जाएगा? अगर शोभराज जिंदल विराज के पिता हैं, तो जोगराज जिंदल कौन थे? विराज की जिंदगी में आखिर और कितने राज दफन थे? आखिर विराज कब उन राज को सबके सामने बेपरवाह करेगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।